Hello students, welcome to my channel Discover Social Science for class 9. In continuation with the chapter French Revolution, आगे बढ़ाते हुए French Revolution को second topic, outbreak of the revolution. ये revolution outbreak कैसे हुआ था, मतलब कैसे भड़का कैसे था ये, और ये important dates हैं, important लिखा ही हुआ है इसके ऊपर, पर एग्जाम के लिए ये important है। अब देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये टैक्सेस क्यों इंक्रीज करने पड़े, मिडिल क्लास का रोल मैंने बताया था आपको, और कुछ न्यू टर्म्स मैंने आपको बताए थे। अब लुई 16 को टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े, जो हमने पढ़ लिया। ओल्ड रिजाइम में मोनार्क के पास पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर सके। पहले मीटिंग बुलानी होती थी एस्टेट जनरल की। एस्टेट जनरल क्या था? एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। 3 एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। मोनार्क अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। ऑन मे 5th 1789 लुई 16 ने एक कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल कि वो प्रपोजल्स पास करें फॉर न्यू टैक्सेस। हॉल ऑफ वर्साइल्स में होस्ट थे was prepared to host the delegates. फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे ईच, मतलब फर्स्ट एस्टेट ने 300, सेकेंड एस्टेट ने 300, और वाइल द 600 मेंबर थर्ड एस्टेट के उन्हें पीछे खड़े होना पड़ा। आप देखिए कितना बुरा लगता है कि वो भी सोसाइटी के मेंबर्स थे, लेकिन उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड एक्चुअली। थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर। केवल थर्ड एस्टेट में जो मेंबर्स जाते थे जो मीटिंग के लिए एस्टेट जनरल की, वो केवल वो जाते थे जो खुद पढ़े लिखे थे और बहुत प्रॉस्परस सोसाइटी से बिजनेस क्लास से बिलोंग करते थे। बाकी 2 एस्टेट के लोग नहीं जाते थे, उन्हें एंट्री मना थी। देयर ग्रीवेंसेस और डिमांड्स 40,000 लेटर्स में उनके प्रॉब्लम्स को लिखा गया था। वोटिंग एस्टेट जनरल में आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वन एस्टेट ईच एस्टेट वन वोट। आप देखिए ये बात समझने की है, मतलब एक एस्टेट से एक वोट, जिसका मतलब ये है कि हर बार जो डिसीजन होगा वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के फेवर में ही होगा, थर्ड एस्टेट के फेवर में कोई डिसीजन नहीं होगा। तो वोटिंग एस्टेट जनरल की कंडक्ट होती थी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कि ईच एस्टेट हैड वन वोट। दिस टाइम ऑल्सो लुई 16 बहुत डिटरमाइंड थे टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, बट थर्ड एस्टेट के लोगों ने विरोध किया, अगेंस्ट हुए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। रूसो ने जो कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाए और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो लोगों के। When the king rejected the proposal, members जो थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जब किंग ने मना किया कि नहीं एस्टेट वाइज वोट होगा, मेंबर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वोट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट दे व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्स पर्सन फ्रेंच नेशन के, कि वो फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि फ्रेंच नेशन की फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट उनकी क्रीम थे और थर्ड एस्टेट एक्चुअली में लोग थे, जनता जिसे कहते हैं। ऑन 20 जून दे असेंबल इंडोर टेनिस ग्राउंड में, वर्साइल्स के असेंबल हुए। उन्होंने डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली, और उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देंगे, यहां से हिलेंगे नहीं, धरना दे देंगे यहाँ पे। और ये 2 लीडर जिन्होंने इसको लीड किया था, मिरेबियो एंड एबिसिस। और मिरेबियो एंड एबिसिस मैं आपको ये बता दूं, ये फर्स्ट 2 एस्टेट को बिलोंग करते थे, यंग थे वो, ये सब डिस्क्रिमिनेशन देख रहे थे और उनको ये डिस्क्रिमिनेशन अच्छी नहीं लगी थी। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। क्राउड असेंबल हुई वर्साइल्स में, टेनिस कोर्ट वर्साइल्स के। ये देखिए ये पेंटिंग है, ये एबिसिस ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, उन्होंने इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा। व्हाट इज व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सी द विद टर्मोइल। एकदम से बाकी फ्रांस में एकदम टर्मोइल हो गया, मतलब तूफान सा आ गया एकदम। बहुत सीवियर विंटर थी, जैसे आज हम दिल्ली की विंटर देख रहे हैं उससे भी ज्यादा। और हार्वेस्ट बहुत खराब हुई थी।
एक द प्राइस ऑफ ब्रेड एकदम इंक्रीज हो गए, जैसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइट करा ये सिचुएशन, और बेकर्स ने क्या किया, इस सिचुएशन का गलत फायदा उठाया। हमेशा कई बार ऐसे ही होता है, और इंडिया में भी ऐसा हुआ था जब प्याज और नमक का 2 बार ऐसे हो चुका है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज, जो लेडीज हैं घर की, जब वो शॉप पे जाती थी तो पता चलता था बिल्कुल वो खत्म है, ब्रेड खत्म है। आज की सिचुएशन में 2-3 दिन पहले ही न्यूज में दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान में भी जो है वो पंजाब का जो जिला है वहां पे ऐसा ही हुआ है, वहां पे भी। 14 जुलाई एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म किया, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया बेस्टाइल को। कंट्री साइड में र्यूमर स्प्रेड हो गया, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। कंट्री साइड में एक र्यूमर मतलब एक अफवाह सी फैल गई कि विलेज टू विलेज कि लॉर्ड्स ऑफ मैनोर, कि जो मैनोर मैनोर होता है जैसे हमारे हवेली नहीं होती थी, इस तरीके से जहां पे लॉर्ड्स रहते थे, उन्होंने कुछ ऐसे लोग हायर किए हैं कि वो जो किसानों के फसल है, जो पकी हुई फसल है, राइप क्रॉप, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, एकदम डर के मारे पीजेंट्स ने, जब डर होता है ना, और ऑलरेडी भूख से मर रहे हैं लोग, डर है उनके दिमाग में, और ये ऊपर वाला हिस्सा काम नहीं करता। फिर कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स जो है सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्होंने होज लिए, ऐसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होता है, पिचफोक्स लिए। पिचफोक होते हैं, आपको देखे होंगे आपने, कि जैसे वो भाला टाइप होते हैं, और उन्होंने उनके महलों पे, सो कॉल्ड चॉटेक्स पे अटैक किया। उन्होंने उन्होंने जो होर्डेड ग्रेन थी सारी लूट ली, उनके डॉक्यूमेंट सारे जला दिए। जैसे हमारे यहाँ मनी लेंडर्स नहीं होते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसमें पीजेंट्स के ड्यूज लिखे होते थे, कर्ज लिए हुए लिखे होते थे, वो सब जला दिए। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स डर के मारे अपने घर छोड़ के आसपास की कंट्रीज में चले गए। अब ये जो रिवोल्टिंग है, फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 ने एक्सेप्ट किया कि यस, नाउ देयर विल बी अ नेशनल असेंबली, मतलब एक पार्लियामेंट होगी। इस बात को एक्सेप्ट किया, और उनकी जो पार्लियामेंट में किंग की पावर को चेक किया जाएगा। कौन चेक करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? लोग, पीपल। लोगों के द्वारा बनाया हुए कॉन्स्टिट्यूशन किंग की पावर को चेक करेगा। A constitution made by the citizens of France will check the power of the king. On the night of 4th August 1789, असेंबली ने एक डिक्री पास की, एक लॉ पास किया, एबॉलिश किया सारा फ्यूडल सिस्टम और ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब मेंबर्स जो थे उन्हें फोर्स किया गया, क्लर्जी जो मतलब फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के, कि वो अपनी प्रिविलेजेस सारी दे दें, सारी गिव अप कर दें, और टिट्स को एबॉलिश कर दिया। जो चर्च की जितनी भी जमीनें थी उसको कन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया उनसे। एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को एसेट्स कितने मिले? 2 बिलियन लिवर के एसेट मिले, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नाउ 2.1 कहता है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। पावर्स जो हैं अब वो एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, 3 अलग अलग जो हैं वो ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और 3 अलग अलग। ये अब मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, बाकी जो है वो मैं बाद में समझाऊंगी। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है, आप ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले ये मैं पावर का बता दूं। लेजिस्लेचर यानी कि नेशनल असेंबली, पहले मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ मैं, फिर मैं नीचे से ऊपर आऊंगी मैं, और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। नीचे मीन्स ये, आप ये देखिए क्या है ये एक्टिव सिटीजन्स हैं और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वो हैं जिनकी पॉपुलेशन 28 मिलियन है और उनको वोट देने का अधिकार है। पैसिव सिटीजन में वो लोग आते थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। गरीब मेल और फीमेल को तो फ्रांस में वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ below 25 years they were called as passive citizen, और एक्टिव सिटीजन में वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको वोट देने का राइट था। अब एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किए 50,000 में, उन्होंने वोट किया और उन्होंने आगे पार्लियामेंट इलेक्ट करी, नेशनल असेंबली। जैसे इधर 745 है, हमारी पार्लियामेंट में एट प्रेजेंट 545 है मैक्सिमम मेंबर। नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग को,
नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगी। हाँ, किंग के पास भी पावर है कि अगर नेशनल असेंबली ने कोई लॉ दिया है, किंग को पसंद नहीं है, तो किंग जो है वो उसको वीटो कर सकता है, पर मिनिस्टर्स के पास नहीं है ये पावर। अब एक्टिव सिटीजन जज को भी इलेक्ट करेगी। तो इन दिस वे जो सिटीजन्स हैं उनके पास पावर आ गई, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनकी पावर कम हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ विद नेशनल असेंबली, एंड सिटीजन जिनके पास में पावर नहीं थी वो लोग थे जो यंग थे, और जिनके पास में वो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। ओनली मेन अबव 25 इयर्स जो टैक्सेस पे करते थे इक्वल टू एटलीस्ट 3 days लेबर वेजेस, उनको एक्टिव सिटीजन का टाइटल दिया गया था। रिमेनिंग मेन एंड वीमेन पैसिव सिटीजन थे, मतलब केवल वो देख सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। एंड अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब जब तक वो हाईएस्ट ब्रैकेट को नहीं बिलोंग करते उनको ये राइट नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्टार्टिंग किससे हुई? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। और मेरे बच्चों, ये जो राइट्स हैं ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ना किसी तरीके से सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया विद लिटिल बिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंट्री। अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस से उन्होंने इनको इंक्लूड किया। और वो राइट्स हैं राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। they were established as natural और inalienable rights, वो राइट जो नेचुरल हैं और उनसे छीने नहीं जा सकते। they belong to each human beings and it was the duty of the state कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये सेकंड टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगी, थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करूंगी, और इसके पीछे की जो पिक्चर्स हैं, लेसन जब हो जाएगा कंप्लीट, और फिर मैं वो पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब एक्सप्लेन करूंगी आपको मीनिंग। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और जितना हो सके उसको व्यू करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करिएगा। हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।